हेलो स्टूडेंट्स, आज वाले लेक्चर में पीरियोडिक टेबल में यूज होने वाले बहुत सारे टर्म्स के बारे में हम पढ़ेंगे। जिनमें पहली चीज जो पढ़ने वाले हैं वो है मेटल, नॉन मेटल्स और मेटालॉइड्स। इनके बीच में जनरल डिफरेंसेस कौन से होते हैं इनके बारे में जानेंगे। इसके बाद बहुत सारे अलग टर्म्स हैं जिनके बारे में सीखने वाले हैं, जिसमें से एक चीज है शील्डिंग इफेक्ट, एक है पेनिट्रेशन पावर, और इसके अलावा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और मोजलीज लॉ। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत छोटे छोटे टर्म्स हैं, जिनको हम बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं, लेकिन उनके बेसिक्स आपको पता रहने चाहिए। उन टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या है ये आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि आगे जाकर जब भी हम पीरियोडिक टेबल में अलग अलग ट्रेंड्स पढ़ेंगे, चाहे एटॉमिक रेडियस हो या आयनाइजेशन एनर्जी हो या कोई भी दूसरी चीज हो, तो उनमें इनमें से जो भी टर्म्स होंगे, इनमें से कोई भी एक ना एक टर्म हमेशा यूज होता रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है डिफरेंसेस मेटल्स और नॉन मेटल्स में। मेटोलाइट्स के कुछ एग्जांपल्स हमने पहले भी पढ़ रखे थे। मेटोलाइट्स ऐसे होते हैं जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स की होती हैं और कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की होती हैं। लेकिन पहले ये सीख लेते हैं कि जो मेटल्स हैं और नॉन मेटल्स हैं इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो इनमें बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। हम जो डिफरेंस की बात कर रहे हैं बेटा, वो जनरल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर है। कहने का मतलब उसमें से हर एक प्रॉपर्टी के कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले जो डिफरेंस हम देखने वाले मेटल्स के लिए, वो मेटल और नॉन मेटल में, वो किसके बेसिस पर है कि वो इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। अगर इस बेसिस पर अगर उन दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे तो जनरली जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन के डोनर होते हैं। इलेक्ट्रॉन के डोनर होते हैं और इलेक्ट्रॉन को लॉस करके, इलेक्ट्रॉन किसी और को देकर खुद पर कौन सा चार्ज ले आते हैं, पॉजिटिव चार्ज ले आते हैं। मतलब एक्चुअल में जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो आयन को क्या बोलते हैं, कैटायन बोलते हैं। तो जनरली जो मेटल्स हैं वो कैटायन फॉर्म करने का काम करते हैं। यहीं पर नॉन मेटल्स का बिहेवियर अपोजिट होगा। जो नॉन मेटल्स हैं जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, ये यूजुअली क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करने का काम करते हैं। और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके यूजुअली क्या बना लेते हैं, एनायन फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, मतलब निगेटिवली चार्ज आयन बना लेते हैं। अब ये एनायन हमेशा बनाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, हमेशा आयन बनाएंगे ही ऐसा भी नहीं होता। और कुछ नॉन मेटल्स में कई बार पॉजिटिव चार्ज भी आ जाता है। हम केवल जनरल डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं। क्लियर है? जैसे हाइड्रोजन को भी नॉन मेटल की तरह कंसिडर कर लेते हैं, लेकिन उस पर बहुत बार पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, और कुछ नॉन मेटल ऐसे भी हैं जो किसी केस में पॉजिटिव चार्ज बना सकते हैं, बट ये हम जनरल डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। अगर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों का कंपेयर करेंगे तो यूजुअली मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो मेटल्स का होता है वो काफी ज्यादा हाई होता है। लेकिन अगेन इसके बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, हर एक मेटल का बहुत ही ज्यादा हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, ऐसा नहीं है। जैसे हमें पता है कि जो मरकरी होता है वो तो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर पर ही, और थोड़ा बहुत अगर और टेम्परेचर मिल जाए तो ये जो सीजियम है या फिर गैलियम है, ये सब भी क्या हो जाते हैं, इजीली मेल्ट हो जाते हैं। ठीक है, इनफैक्ट हमारी बॉडी से कम टेम्परेचर पर ही ये मेल्ट हो जाते हैं। तो हर किसी मेटल के लिए वो रूल नहीं है, हम केवल जनरल डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं। यहीं पर जो नॉन मेटल्स हैं, इन नॉन मेटल्स में क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट होता है। लेकिन अगेन बहुत सारे नॉन मेटल ऐसे भी हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है। जैसे एग्जांपल के लिए डायमंड को अगर लेते हैं, कार्बन का ही एक फॉर्म है। ठीक है, अगर हम डायमंड की बात करते हैं तो इसके लिए ये रूल एप्लीकेबल नहीं है, उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, काफी ज्यादा होता है। तो ये डायमंड या बहुत सारे दूसरे भी नॉन मेटल्स हैं जिनके कुछ केसेस में ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट हो जाते हैं, लेकिन जनरली अगर बात करते हैं तो ये वैल्यू क्या होती है, कम। ठीक है, तीसरे डिफरेंसेस की बात करेंगे किसके बेसिस पर, मेलिबिलिटी या डक्टिलिटी के बेसिस पर। मेलिबिलिटी कहने का मतलब क्या है, किसी भी चीज को शीट में कन्वर्ट करने की टेंडेंसी। डक्टिलिटी क्या है, किसी भी चीज को वायर में कन्वर्ट करने की टेंडेंसी। तो जो मेटल्स हैं उस पर फोर्स अप्लाई करके हम इजीली उसको शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर उसको वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब इसमें मेलिबिलिटी या डक्टिलिटी क्या होती है, काफी ज्यादा हाई होती है। ठीक है, इनको इजीली हम शीट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, एंड वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। शीट या वायर में ये कन्वर्टिबल है, ये इजीली बना सकते हैं। यहीं पर अगर नॉन मेटल्स की बात करें तो वो बहुत ज्यादा ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल कहने का मतलब क्या होता है, थोड़ा फोर्स लगाएंगे वो ब्रेक हो जाएगा, वो वायर या शीट में कन्वर्ट नहीं होंगे। ठीक है बेटा, इसके बाद नेक्स्ट अगर
देखते हैं प्रॉपर्टी किसके बेसिस पर, कंडक्टिविटी के बेसिस पर। तो कंडक्टिविटी अगर देखेंगे तो जो मेटल्स होते हैं वो बहुत अच्छे इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है, ये बहुत अच्छे, या बोल सकते हैं हम क्या, गुड कंडक्टर्स होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के ही नहीं, हीट के भी गुड कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। लेकिन जो नॉन मेटल्स हैं वो यूजुअली क्या होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं। लेकिन अगेन ये जनरल डिफरेंसेस देख रहे हैं। अगर हम ग्रेफाइट को देखेंगे, कार्बन का ही एक फॉर्म होता है, उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी काफी ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये जनरल डिफरेंसेस की बात करें, इसके एक आध एक्सेप्शंस हो सकते हैं बिल्कुल, ठीक। नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी जिसके बेसिस पर हम डिफरेंसेस देखेंगे वो क्या है, अपीयरेंस। अगर अपीयरेंस की बात करें तो मेटल एक्चुअल में क्या होते हैं, थोड़े शाइनी दिखाई देते हैं, ठीक है, इनके शाइनी सरफेस होते हैं, या इसको ये और क्या बोलते हैं, लश्चरस प्रॉपर्टी होती है इनमें, ठीक है। तो शाइनी सरफेसेस होते हैं। लेकिन ये जो नॉन मेटल्स हैं ये बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, डल होते हैं, या नॉट शाइनी, बहुत ही ज्यादा डल कलर के होते हैं, बहुत ज्यादा शाइन नहीं करते जैसे मेटल के सरफेस करते हैं, ठीक। सबसे लास्ट अगर डिफरेंसेस देखते हैं किसके बेसिस पर, सोनोरस प्रॉपर्टी के बेसिस पर। सोनोरस का वर्ड यूज करते हैं साउंड के लिए, बहुत ही ज्यादा डीप साउंड या ऐसा रिंगिंग साउंड आता है जब हम किसी मेटल को हिट करते हैं तो, ठीक है। तो एक्चुअल में जो मेटल्स हैं ये क्या होते हैं, सोनोरस होते हैं, ये इस तरीके का साउंड निकालते हैं, बहुत ज्यादा रिंगिंग साउंड। लेकिन जो नॉन मेटल्स हैं वो क्या होते हैं, नॉन सोनोरस होते हैं। क्लियर हो गया। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो आपको पता रहना चाहिए। और अगर पूरे पीरियोडिक टेबल की बात करें तो उसमें जो नॉन मेटल्स है वो केवल और केवल कहां पर मिलते हैं, पी ब्लॉक में। और जो मेटल्स हैं वो सारे ब्लॉक में मिलते हैं, पूरा एस ब्लॉक, पूरा डी ब्लॉक, पूरा एफ ब्लॉक, और एफ और पी ब्लॉक के भी कुछ एलिमेंट्स क्या होते हैं, मेटल्स। इनफैक्ट पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा जो एलिमेंट रहेंगे वो कौन से होते हैं, मेटल्स। इनफैक्ट ये ग्रेटर देन 78% एलिमेंट पूरे पीरियोडिक टेबल में वो कौन से हैं, वो मेटल्स वाले हैं। नॉन मेटल के जो नंबर्स हैं वो काफी कम है। अगर इनकी स्टेट की बात करते हैं तो यूजुअली मेटल्स जो होते हैं वो कौन से स्टेट में मिलते हैं, ये सॉलिड स्टेट में मिलते हैं। अगर इसके स्टेट की बात करते हैं तो यूजुअली ये सॉलिड स्टेट में होते हैं। यहीं पर नॉन मेटल्स की बात करें तो वो सारे स्टेट में मिलते हैं, ठीक है। ये गैसेस स्टेट में भी मिलते हैं, ठीक है, सॉलिड स्टेट में भी मिल सकते हैं। इसके अलावा जो ब्रोमीन है वो लिक्विड स्टेट में भी मिलता है, ठीक है। यहाँ मरकरी को अगर छोड़ दें तो लगभग सारे मेटल्स कौन से स्टेट में होते हैं, जो सॉलिड स्टेट है उसी में पाए जाते हैं। समझ में आ गए डिफरेंसेस बेटा। अब ये मेटल्स और नॉन मेटल्स तो हो गए। नेक्स्ट चीज किसकी बात कर लेते हैं, मेटालॉइड्स की। मेटालॉइड्स में एक्चुअल में किसकी प्रॉपर्टी होती है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज मेटल्स की भी होती है और बहुत सारी प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की भी होती है। और इसलिए हमने बोला था क्योंकि उसकी डेफिनेशन फिक्स नहीं है कि कितनी प्रॉपर्टी मेटल की लेनी है, कितनी प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी नॉन मेटल की लेनी है मेटालॉइड को डिफाइन करने के लिए। तो हर कोई इसको अलग अलग तरीके से डिफाइन करता है। तो हमने इसके लिए कितने एग्जाम्पल्स पढ़े थे बेटा, 5, और सिलिकॉन को और ऐड किया था, ठीक है। हमने क्या बोला था, जनरली जो एनसीईआरटी ने जो दे रखा है पी ब्लॉक एलिमेंट्स में साफ साफ जिनके लिए स्टेटमेंट दे रखा है उसके बेसिस पर कौन कौन से हो जाएंगे, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, सेलेनियम और टेलुरियम। ये 5 तो हैं। साथ में अगर आपको ऑप्शंस में नहीं दिखाई दे रहा है तो फिर सिलिकॉन को भी आप क्या मान सकते हो, मेटालॉइड मान सकते हो। लेकिन पी ब्लॉक वाले चैप्टर में इसके लिए उन्होंने स्टेटमेंट लिख रखा है कि सिलिकॉन इज अ नॉन मेटल। क्लियर है। तो जब भी आप आंसर निकाल रहे होंगे तो हमेशा प्रायोरिटी इन 5 को देनी है। यूजुअली इन 5 को हम किसकी तरह ट्रीट करेंगे, मेटालॉइड्स की तरह ट्रीट करेंगे। समझ में आ गया बेटा। तो ये हमने पहली चीज देख ली कि मेटल, नॉन मेटल्स और मेटालॉइड्स में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट जिस दूसरे टर्म के बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, शील्डिंग इफेक्ट। ये एक ऐसा टर्म है बेटा जो आगे जाकर पीरियोडिक टेबल की हर एक प्रॉपर्टी पढ़ते समय कहीं ना कहीं ये आता ही रहेगा। शील्डिंग इफेक्ट एक्चुअल में है क्या, शील्ड का मतलब क्या होता है, किसी चीज से रोकना, ठीक है। जैसे वो लड़ाई करते समय भी होते क्या थे, शील्ड जो होते थे वो किसी चीज को रोकते थे, ठीक। कुछ वैसा ही जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी किसी चीज को रोकते हैं, उसी के लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं, शील्डिंग इफेक्ट। यहां एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यहां देखना एक एटम है, इसके पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है, लास्ट वाले ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब यहां क्या होगा, ये जो बीच वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो बीच वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं
ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस न्यूक्लियस को रोकेंगे उस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर कुछ भी फोर्स लगाने के लिए। मतलब अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके मान लेते हैं इसके अंदर कितने प्रोटॉन थे, 11 प्रोटॉन थे, ठीक है। इस न्यूक्लियस के अंदर 11 प्रोटॉन थे। अब वो 11 प्रोटॉन ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को बहुत अच्छे से खींच सकता है, उस पर बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा सकता है, लेकिन सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर उतना ज्यादा नहीं लगा पाएगा। क्यों नहीं लगा पाएगा? क्योंकि ये जो बीच वाले जो इलेक्ट्रॉन है इसको ब्लॉक करने का काम करेंगे, शील्ड करने का काम करेंगे, ये ऐसा बैरियर काम करेंगे उस सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के और इस न्यूक्लियस के बीच में। कहने का मतलब ये है कि ये जो 11 प्रोटॉन है ये पूरा का पूरा अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना इस सबसे अंदर वाले इलेक्ट्रॉन पर लगा पाएंगे उतना बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। वो अपना पूरा का पूरा 11 के 11 प्रोटॉन अपना चार्ज उस पर एग्जर्ट नहीं कर पाएंगे। बहुत सारा जो चार्ज है ये बीच वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो उसको क्या करेंगे, कैंसल आउट कर देंगे, रोक देंगे। समझ में आ रहा है क्या? तो ये कुछ वैसा ही है कि ये जो न्यूक्लियस है इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को, सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहता है, ठीक है, लेकिन ये जो बीच वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे, उसको खींचने से रोकेंगे। तो इसको रोकने की जो टेंडेंसी है, न्यूक्लियस को चार्ज लगाने से रोकने की जो टेंडेंसी है, उस टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट। समझ में आया? मतलब ये एक शील्ड की तरह काम करते हैं, ये एक प्रोटेक्शन की तरह काम करते हैं उस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगाने से। समझ में आया? तो ये शील्डिंग इफेक्ट का डेफिनेशन हम क्या बोल सकते हैं, ये क्या है, इफेक्ट टू प्रिवेंट nucleus to exert its total charge on outer electrons, ठीक है। और ये इफेक्ट किसके कारण है, ये इफेक्ट क्या है, बीच वाले इलेक्ट्रॉन्स के कारण है। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, एबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट इलेक्ट्रॉन। इसको और क्या लिख सकते हैं, एबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट इलेक्ट्रॉन की एबिलिटी टू प्रिवेंट न्यूक्लियस टू एक्सर्ट्स टोटल चार्ज ऑन आउटर इलेक्ट्रॉन। सबसे आउटर मोस्ट में ही रोकेगा ऐसा नहीं है, ये वाले जो दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहां पर देखना, मैं इसको दूसरे कलर से दिखाता हूं बेटा, ये वाले जो दो इलेक्ट्रॉन है, ये दो इलेक्ट्रॉन इस पर भी फोर्स लगाने से रोकेंगे, ठीक है। मतलब ये जो दो इलेक्ट्रॉन है इसके बाहर वाले जितने भी इलेक्ट्रॉन है उन पर फोर्स लगाने से रोकेंगे। वैसे ये इलेक्ट्रॉन इस पर फोर्स लगाने से रोकेंगे, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी उस पर फोर्स लगाने से रोकेगा। कहने का मतलब हर एक अंदर वाला इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर क्या लगाएगा, शील्डिंग इफेक्ट लगाएगा। मतलब उसको शील्ड करके रखेगा, उसको प्रोटेक्ट करके रखेगा, किसके चार्ज से, न्यूक्लियस के चार्ज से। पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर देगा ऐसा नहीं बोल रहे हैं, कुछ ना कुछ न्यूक्लियस का चार्ज अभी भी उस इलेक्ट्रॉन पर रहेगा, लेकिन वो थोड़ा कम हो जाएगा। अब न्यूक्लियस के अंदर 11 प्रोटॉन थे, पूरे के पूरे 11 प्रोटॉन का उस पर चार्ज लग जाएगा, बाहर वाले पर ऐसा नहीं है, वो थोड़ा कम हो जाएगा। मे बी 7 प्रोटॉन का चार्ज लगेगा, मे बी 8 प्रोटॉन का चार्ज लगेगा, या 6 प्रोटॉन का चार्ज लगेगा, लेकिन वो 11 प्रोटॉन का चार्ज नहीं लगेगा। समझ में आया? तो वो जो न्यूक्लियस को फोर्स लगाने से जो रोकने की जो टेंडेंसी, उस टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट। समझ में आया बेटा? तो हमेशा जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के लिए किसका काम करेंगे, शील्डिंग का काम करेंगे, शील्डिंग इफेक्ट शो करेंगे। बट अगर हम सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज देखें तो वहां कोई शील्डिंग इफेक्ट होगा क्या, नहीं। जैसे अगर हम किसकी बात करते हैं, इन सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की बात कर अगर हम करेंगे, ठीक है, अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की हम बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, जैसे मान लेते हैं हमारे पास अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में कितने भी प्रोटॉन हो सकते हैं, बट सिंगल इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। अगर और ज्यादा इलेक्ट्रॉन थे तो वो बाहर चले गए। यहां पर कोई भी शील्डिंग हो पाएगी क्या बेटा, नहीं, यहां पर कोई शील्डिंग नहीं होगी। लेकिन जब भी एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, जब भी मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज रहेंगे, तो हमेशा कुछ ना कुछ शील्डिंग तो रहेगा। एक इलेक्ट्रॉन जो है अपने ही ऑर्बिट के दूसरे इलेक्ट्रॉन को भी शील्ड कर सकता है, थोड़ा ना थोड़ा तो शील्ड करेगा ही। समझ में आ गया ये, ठीक। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में कोई शील्डिंग इफेक्ट नहीं होता।
ठीक है। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का मतलब तो आप समझ गए होंगे, हम हाइड्रोजन बोल सकते हैं, हम हीलियम प्लस बोल सकते हैं, ऐसे कोई भी जिस पर प्रोटॉन कितने भी हों, अगर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उनमें कोई शील्डिंग इफेक्ट प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है। लेकिन जैसे ही मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स बनेंगे, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जैसे उनके पास होगा तो हमेशा शील्डिंग इफेक्ट होगा। और कितनी ज्यादा शील्डिंग होगी ये डिपेंड करेगा कि बीच में कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। बीच में जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे शील्डिंग इफेक्ट बढ़ते जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है। तो यहां हम क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ इंटरमीडिएट इलेक्ट्रॉन्स, बीच वाले इलेक्ट्रॉन्स के नंबर जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा। ठीक है। वैसे वैसे क्या होगा बेटा, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा। क्लियर हो गया? अब एक्चुअल में ये कौन कौन सा इलेक्ट्रॉन कितना शील्ड कर पा रहा है, इसके लिए भी, इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए भी एक वैल्यू होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, शील्डिंग कांस्टेंट। शील्डिंग कांस्टेंट का मतलब यह है कि ये कितने प्रोटॉन को पूरी तरीके से चार्ज लगाने से रोक पा रहा है। ठीक है। मतलब वो कितने प्रोटॉन के चार्ज को कम कर देगा, कितने प्रोटॉन के चार्जेस को कम कर देगा बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगाने से। ठीक है। उसके लिए एक हम कांस्टेंट की वैल्यू भी निकालते हैं जिसका नाम है क्या है, शील्डिंग कांस्टेंट। लेकिन उसका कैलकुलेशन आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। वो एक रूल होता है, स्लेटर्स रूल, उसको यूज करके हम एक्चुअल में यहां पर वैल्यूज निकालते हैं शील्डिंग कांस्टेंट की, बट उसका कैलकुलेशन आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। समझ में आ गया बेटा? बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि ये जो बीच वाले जो भी इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर पूरे तरीके से फोर्स लगाने नहीं देंगे, किसको, न्यूक्लियस को। थोड़ा ना थोड़ा न्यूक्लियस जितना फोर्स लगा सकता था उसका अमाउंट थोड़ा कम हो जाएगा बाहर वाले पर। समझ में आया ये? ठीक है। तो ये हो गया क्या चीज बेटा, शील्डिंग इफेक्ट। अब ये जो शील्डिंग इफेक्ट है इसको हम एक ही ऑर्बिट के अलग अलग अगर ऑर्बिटल्स के लिए कंपैरिजन करें, ध्यान में रखना, ये कंपैरिजन किसके लिए कर रहे हैं, सेम ऑर्बिट के, सेम शेल के, SPDF, अलग अलग जो सब शेल्स के जो ऑर्बिटल्स हैं उनके शील्डिंग इफेक्ट को कंपेयर कर रहे हैं। तो शील्डिंग इफेक्ट को एक्चुअल में बताने के लिए एक और चीज होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, शील्डिंग कांस्टेंट। शील्डिंग कांस्टेंट, बट इसका कैलकुलेशन हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है। इसे सिग्मा से भी दिखाते हैं शील्डिंग कांस्टेंट को, जो कि बताता है अगर सिग्मा की वैल्यू ज्यादा हुई तो वो ज्यादा शील्डिंग कर रहे हैं, अगर सिग्मा की वैल्यू कम हुई तो कम शील्डिंग कर रहे हैं। उसका मतलब ये होता है, बट वो कैलकुलेशन हमें नहीं करना है, केवल हमें कंपैरिजन करना है कि कौन से ऑर्बिटल ज्यादा शील्ड करते हैं, कौन से ऑर्बिटल कम शील्ड करते हैं। अगर हम इन सारे ऑर्बिटल के शेप को देखें, या आपको ध्यान रखना है कि ये सारे एक ही ऑर्बिट के ले रहे हैं, अगर अलग अलग ऑर्बिट के होंगे तो वैल्यू चेंज हो सकती है, एक ज्यादा शील्ड कर सकता है, एक कम शील्ड कर सकता है। यूजुअली न्यूक्लियस के जो जितने पास रहेगा वो उतना ज्यादा शील्ड करेगा। क्लियर है? कोई भी चीज, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और ऑर्बिटल नियरर टू न्यूक्लियस, जितना ज्यादा न्यूक्लियस के पास रहेगा उतने उसके शील्ड करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। क्लियर हो गया? समझ में आ गया बेटा? अब यहां दे इनका कंपैरिजन करते हैं। अगर इनके शेप को कंपेयर करेंगे तो हमें पता है कि एस ऑर्बिटल का शेप कैसे होता है, स्फेरिकल होता है। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं, मतलब सारे डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं। अगर उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड सारे डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन सारे डायरेक्शन में, इसका मतलब वो सारे डायरेक्शन से शील्ड कर सकता है। यहां से भी प्रोटॉन को फोर्स लगाने से रोक सकता है, इधर से भी प्रोटॉन को फोर्स लगाने से रोक सकता है, इधर से भी न्यूक्लियस को फोर्स लगाने से रोक सकता है, इधर से भी रोक सकता है। मतलब ये सारे डायरेक्शन से क्या करेगा, शील्डिंग करेगा। इसलिए इसका शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, सबसे ज्यादा, इसलिए एस ऑर्बिटल का सबसे ज्यादा होता है। यहीं पर अगर पी की बात करें तो पी में क्या करता है, ये दो डायरेक्शन से नहीं कर पाएगा शील्डिंग, दो डायरेक्शन से शील्डिंग नहीं कर पाएगा, इसका मतलब इसका शील्डिंग इफेक्ट थोड़ा कम हो जाएगा। यहीं पर ये जो डी ऑर्बिटल्स हैं, डी ऑर्बिटल्स बहुत ही डिफ्यूज्ड शेप के होते हैं। डिफ्यूज्ड कहने का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा फैले हुए रहते हैं, बीच में बहुत ज्यादा गैप्स प्रेजेंट होते हैं। बीच में अगर इस तरीके से बहुत ज्यादा गैप्स प्रेजेंट है तो इसका शील्डिंग इफेक्ट और भी कम हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा अगर सेम ही ऑर्बिट के अलग अलग ऑर्बिटल्स को कंपेयर करते हैं तो एस का शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है, फिर पी का होता है, फिर डी का होता है, और डी से भी कम इफेक्ट, सबसे पुअर शील्डिंग किसकी होती है, एफ की।
तो हम डी और एफ, क्योंकि उसमें बीच में बहुत ज्यादा गैप्स प्रेजेंट होते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, वो बहुत ही ज्यादा पुअर शील्डिंग इफेक्ट शो करते हैं। स्पेशली डी एंड एफ, डी और एफ वाले जो ऑर्बिटल्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं, पुअर शील्डर हैं। ये पुअर इनका शील्डिंग इफेक्ट होता है, मतलब बहुत अच्छे से न्यूक्लियस को नहीं रोक पाते अपना चार्ज एक्सर्ट करने से। ठीक है, उसके चार्ज को बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर एक्सर्ट करने से न्यूक्लियस को बहुत ज्यादा नहीं रोक पाते, क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा क्या होते हैं, गैप्स प्रेजेंट होते हैं। समझ में आया? तो ये वाली जो चीज है बेटा, शील्डिंग इफेक्ट किसका ज्यादा होता है किसका कम होता है, ये बहुत ही ज्यादा यूज करने वाले हैं आगे जाकर जब हम पीरियोडिक टेबल में अलग अलग ट्रेंड्स पढ़ेंगे तो। समझ में आ गया? तो ये कंपैरिजन हो गया किसका, शील्डिंग इफेक्ट का। ठीक, इसके बाद एक और टर्म है जिसको हम कहीं कहीं पर यूज करेंगे, ऑल्दो बहुत कम करेंगे, लेकिन एनसीईआरटी ने इस वर्ड को मेंशन कर रखा है बहुत अच्छे से, तो आपको इसकी मीनिंग समझ में आनी चाहिए। वर्ड क्या है, पेनिट्रेशन पावर। ठीक है, एक था शील्डिंग इफेक्ट, दूसरा है पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर, पेनिट्रेशन का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा किसी को अंदर जाकर हिट करने की एबिलिटी। ठीक है, बहुत ज्यादा अंदर जाने की एबिलिटी। एक्चुअल में यहां पर पेनिट्रेशन पावर का मतलब क्या है, पेनिट्रेशन पावर का मतलब क्या है कि ये जो न्यूक्लियस है, ठीक है, ये जो न्यूक्लियस है इससे कोई भी इलेक्ट्रॉन कितना ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, किस पर न्यूक्लियस ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा पा रहा है। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे सेम ऑर्बिट के लिए, ठीक है, अगेन सेम ऑर्बिट के, जैसे ये 3s है, 3p है, 3d है, इनके लिए अगर पेनिट्रेशन पावर की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा पास में न्यूक्लियस के कौन रहेगा, s वाला। उससे थोड़ा दूर कौन हो जाएगा, p वाला। उससे भी ज्यादा दूर कौन हो जाएगा, d वाला। कैसे, जैसे यहां देखना, पहले हमारा s ऑर्बिटल रहेगा, फिर हमारा p ऑर्बिटल रहेगा, और फिर हमारे d ऑर्बिटल रहेंगे। तो s वाले जो ऑर्बिटल्स हैं, अगर एक ही ऑर्बिट के ऑर्बिटल की बात करेंगे तो s ऑर्बिटल क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा न्यूक्लियस के पास होते हैं, तो उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा लगेगा उसके इलेक्ट्रॉन पर। ठीक है, तो अगर उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा तो हम बोलेंगे कि पेनिट्रेशन पावर s का सबसे ज्यादा है। फिर किसका हो जाएगा, p का, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन थोड़े दूर हो जाएंगे, थोड़े बाहर हो जाएंगे, उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा नहीं होगा। फिर किसका हो जाएगा, d का, उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और भी कम हो जाएगा, और इससे कम कौन हो जाएंगे, f वाले। मतलब जो पेनिट्रेशन पावर का जो ऑर्डर आएगा, पेनिट्रेशन पावर का भी ऑर्डर वही आएगा, कौन सा, एस पी डी एफ। सेम ही ऑर्बिट के अलग अलग ऑर्बिटल्स को कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा किस पर, एस के इलेक्ट्रॉन्स पर, फिर पी पर, फिर डी पर, फिर एफ पर। तो एक्चुअल में पेनिट्रेशन पावर क्या बताता है, पेनिट्रेशन पावर किस चीज का आइडिया देता है, ये आइडिया देता है किस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लग रहा है। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय न्यूक्लियस किस पर ज्यादा लग रहा है, जिस पर भी न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लग रहा है हम बोलेंगे उसकी पेनिट्रेशन पावर क्या है, ज्यादा है। वो उतना ज्यादा उसको न्यूक्लियस अपनी तरफ पुल कर लेगा, खींच लेगा। समझ में आया? तो पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है कहने का मतलब क्या है कि उस पर न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा लग रहा है। और अगर आप ध्यान दोगे तो दोनों के लिए ऑर्डर सेम निकल कर आए, हमारे पेनिट्रेशन पावर के लिए भी ऑर्डर सेम निकल कर आए, और हमारे लिए जो हमने इससे पहले शील्डिंग इफेक्ट पढ़ा था वो भी ऑर्डर सेम ही निकल कर आए थे। ठीक है, दोनों के ऑर्डर एग्जैक्टली सेम थे, लेकिन दोनों का मीनिंग अलग है। जब हम शील्डिंग इफेक्ट पढ़ रहे थे तो ये देख रहे थे दूसरे पर फोर्स लगाने से न्यूक्लियस को रोकने की टेंडेंसी। ठीक है, और पेनिट्रेशन पावर का मतलब क्या है, खुद न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होने की टेंडेंसी। समझ में आया? तो शील्डिंग इफेक्ट में एस दूसरे पर फोर्स लगाने से बहुत ज्यादा रोक रहा था, लेकिन न्यूक्लियस का उसके खुद पर बहुत ज्यादा फोर्स लगेगा तो उसके पेनिट्रेशन पावर भी ज्यादा होगी, उसकी शील्डिंग इफेक्ट भी सबसे ज्यादा होगा। समझ में आ गया बेटा? ठीक है, तो ये टर्म हो गया किसके बारे में, पेनिट्रेशन पावर के बारे में। ठीक, अब इसके बाद दो चीजें पढ़ेंगे, एक पढ़ने वाले हैं क्या चीज, मोजलेज लॉ, और एक पढ़ेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, कि दोनों का मतलब क्या है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट जो हम देखने वाले हैं वो एक्चुअल में मोजलेज लॉ देखने वाले हैं। मोजलेज लॉ इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए, क्योंकि एक्चुअल में यही वो लॉ था जिसने पुराने वाले जो पीरियोडिक टेबल थे उनके लिए लिमिटेशन क्रिएट कर दी। ये बता दिया कि पुराने वाले जितने भी पीरियोडिक टेबल थे उनके क्लासिफिकेशन के तरीके गलत थे, क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से पहले वाले जितने भी पीरियोडिक टेबल थे, स्पेशली मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल जिसको उस समय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती थी, ठीक है,
इसने अपने एक्सपेरिमेंट से, जो मोजली नाम का जो साइंटिस्ट था, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव कर दिया कि जो एटॉमिक मास के बेसिस पर सारे पीरियोडिक टेबल का जो अरेंजमेंट थे वो इनकरेक्ट है। ठीक है, मतलब ज्यादा बेटर तरीका जो है किसी भी एलिमेंट को अरेंज करने का, किसी भी एलिमेंट को क्लासिफाई करके किस सीक्वेंस में अरेंज करने का, वो ज्यादा बेटर तरीका कौन है? एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो बेसिस है वो किसका एक्सपेरिमेंट था? मोजलेस का एक्सपेरिमेंट था। क्योंकि इसके एक्सपेरिमेंट से ये समझ में आ गया कि जो एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी है, एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो एटॉमिक नंबर पर ज्यादा डिपेंड करती है, एटॉमिक मास पर नहीं। ठीक है, तो इसीलिए हम मोजलीज लॉ को पढ़ते हैं। एक्चुअल में केमिस्ट्री में इस पर हमें बहुत ज्यादा कोई क्वेश्चंस नहीं आते, बस आपको इसका थोड़ा ग्राफ पता रहना चाहिए, ये एक्सपेरिमेंट ने क्या बताया था ये आपको पता रहना चाहिए। बट एक्चुअल में इस पर बहुत ज्यादा हम कैलकुलेशन नहीं करते, बट ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी के बेसिस पर हमने एलिमेंट को एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना स्टार्ट किया था। ठीक है, अब ये मोजलीज का एक्सपेरिमेंट क्या था इसकी बात करते हैं। ठीक है, अगेन ये बस आपको थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया होना चाहिए, हमें बहुत ज्यादा डिटेल में इसे नहीं पढ़ना है। ठीक है, मोजलीज ने क्या किया था? गामा रेज पास किए थे किसके ऊपर? एटम्स के ऊपर। इसने जो गामा रेज पास किए थे ये कुछ वैसा ही था डिस्चार्ज ट्यूब में, जैसे डिस्चार्ज ट्यूब में हमने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, एनोड रे एक्सपेरिमेंट पढ़ा था। वो जो डिस्चार्ज ट्यूब थे जिसपे मेटल्स थे, कुछ वैसे ही मेटल की प्लेट पर इसने क्या पास किया था? गामा रेज। गामा रेज बहुत ही एनर्जेटिक रेडिएशंस होती हैं। ठीक है, तो इसने क्या किया? इसने पास किया उसमें गामा रेज। अब गामा रेज क्या होती है? बहुत ज्यादा एनर्जेटिक रेडिएशंस होने के कारण एटम के बहुत ही अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देती है। ठीक है, जैसे इसके बहुत वाले अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को हिट करके, ठीक है, उसको एनर्जी देकर क्या करेंगे? उसे बाहर निकाल देंगे। तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन की पोजीशन तो खाली हो जाएगी। जब ये इन्होंने क्या किया इस एक्सपेरिमेंट में? गामा रेज डालकर अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन है उसको बाहर निकाल दिया। जब अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया तो न्यूक्लियस के पास वाले ऑर्बिट में तो इलेक्ट्रॉन की जगह खाली हो गई। इलेक्ट्रॉन की जगह खाली होने के कारण उसकी जगह कौन ले लेते हैं? ये जो बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नीचे गिर जाते हैं, नीचे वाले ऑर्बिट में चले जाते हैं और उसकी जगह ले लेते हैं जो इलेक्ट्रॉन बाहर गया था। समझ में आया? ठीक है, अब यहां पर जब इलेक्ट्रॉन जब बाहर गया, यहां पर ये इस इलेक्ट्रॉन ने उसकी जगह ले ली, तो जब ये ऊपर वाले ऑर्बिट से नीचे वाले ऑर्बिट में जब ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ठीक है, तो एक्चुअल में ये क्या करेंगे? एक्चुअल में ये एक रेडिएशन एमिट करते थे, कौन सी? एक्स रेज। ठीक है, तो मेनली उन्होंने क्या किया? इस एक्स रेज की, ठीक है, इस एक्स रेज की जो फ्रिक्वेंसी है उसे मेजर किया। ठीक है, तो उन्होंने एक रेडिएशन डाली जिसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकले, लेकिन इलेक्ट्रॉन के साथ यहां पर कुछ इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है, उसके कारण उसमें से क्या निकल कर बाहर जाता है? एक्स रेस। और एक्स रेस की फ्रीक्वेंसी को मेजर करने के बाद उनके पास एक इक्वेशन निकल कर आई। ठीक है, दोनों के बीच में रिलेशन को देखने के लिए क्या था कि स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी को एटॉमिक नंबर के साथ, जिस भी एटम में से हमने वो एक्स रेज निकाले हैं उसके फ्रीक्वेंसी के साथ उसका एटॉमिक नंबर कुछ इस तरीके से रिलेटेड होता है, जिसमें जो ए है ये तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ठीक है, ए जो है ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और यहीं पर जो बी होता है ये बी क्या हो जाता है? ये शील्डिंग कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये शील्डिंग कांस्टेंट जो हमने अभी सिग्मा बोला था वही चीज। हमें इसे कैलकुलेट करना नहीं सीखना है, लेकिन आपको ये पता रहना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके की इक्वेशन निकल कर आई, और इसकी इक्वेशन से ये समझ में आ गया क्या कि ये जो फ्रीक्वेंसी है या फिर ये जो फ्रीक्वेंसी एक्सरे की निकल रही वो एक्चुअल में एटम की ही प्रॉपर्टी है। हर एटम में अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाला निकल रहा था, और वो जो फ्रीक्वेंसी जो थे वो किस पर डिपेंडेंट था? एटॉमिक नंबर पर, एटॉमिक मास पर नहीं। तो जब हम एटॉमिक नंबर को लेते थे तो ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पा रहे थे फ्रीक्वेंसी को, जब हम एटॉमिक मास की वैल्यूज को लेते हैं तो उतने अच्छे से रिलेट नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये समझ में आया कि एटम्स की जो प्रॉपर्टीज है वो ज्यादा किसका फंक्शन है? ये ज्यादा किस पर डिपेंडेंट है? एटॉमिक नंबर पर, ना कि एटॉमिक मास पर। क्लियर है? तो एक्चुअल में अगर इसकी इक्वेशन को हम कंपेयर करते हैं, ठीक है, यहां देखना, स्क्वायर रूट न्यू, ये न्यू लिख सकते हैं, ये फ्रीक्वेंसी है बेटा। स्क्वायर रूट न्यू इक्वल टू ए को अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ए जेड माइनस ए बी, तो इसको अगर वाई एक्सिस पे हम प्लॉट करते हैं,
तो ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, ये तो इंटरसेप्ट हो गया, ये एक्स एक्सिस में प्लॉट किया है z को, और ये क्या हो जाएगा हमारा m। m क्या है, पॉजिटिव स्लोप है, और इंटरसेप्ट कौन सा है, निगेटिव। निगेटिव इंटरसेप्ट है मतलब इधर कहीं कट करेगा निगेटिव में, मतलब ये स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसे बनेगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से कुछ स्ट्रेट लाइन निकल कर आती है किसके साथ, स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी और z का जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो जबकि जब हम एटॉमिक नंबर के लिए प्लॉट करते हैं तो ये बिल्कुल सीधी लाइन निकल कर नहीं आता। और इसके एक्सपेरिमेंट से ये क्लियर हो गया कि एक्चुअल में जो प्रॉपर्टीज है एलिमेंट की वो एक्चुअल में ज्यादा डिपेंडेंट किस पर है, एटॉमिक नंबर पर। और इसके एक्सपेरिमेंट के कारण ही साइंटिस्ट को ये लगने लगा कि क्या है, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एलिमेंट मतलब प्रॉपर्टीज या पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, या सिंपली बोल सकते हैं हम क्या चीज, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन। आर पीरियोडिक फंक्शन कहने का मतलब वो जो प्रॉपर्टीज है कुछ टाइम के बाद रिपीट हो जाएंगी। तो जिस भी चीज में रिपीटेशन होता है उसे हम पीरियोडिक बोल देते हैं। ठीक है, तो पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट, नॉट एटॉमिक मास। ठीक है, क्योंकि इससे पहले वाले जो पीरियोडिक टेबल थे, स्पेशली जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल था जिसके बारे में हम चैप्टर के सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक, वो कहता था कि वो एटॉमिक मास पर डिपेंडेंट होती है प्रॉपर्टीज, लेकिन इसके एक्सपेरिमेंट के बाद ये समझ में आने लगा कि हमें एटॉमिक नंबर को ज्यादा प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। क्लियर हुआ? तो ये था हमारा क्या, मोजलेस लॉ। ठीक, अब मोजलेस लॉ के बाद सबसे लास्ट चीज जो आज के लेक्चर में हमें पढ़नी है वो कौन सी चीज है बेटा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये टर्म एक्चुअल में हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे जरूर। ठीक है, इसका मतलब क्या है ये ध्यान से समझना बेटा। ठीक, अभी हम एक एग्जांपल देख रहे थे, क्या देख रहे थे कि हमारे पास क्या है, जैसे फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। सेकेंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। और थर्ड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, मे बी 1 इलेक्ट्रॉन है। तो हमने अभी शील्डिंग वाला इफेक्ट पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि ये जो बीच वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये बीच वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस के पूरे प्रोटॉन्स को अपना चार्ज एक्सर्ट नहीं करने देते। तो न्यूक्लियस कितना एक्चुअल में चार्ज एक्सर्ट कर पाएगा, इस चीज को क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो एक्चुअल में न्यूक्लियर चार्ज अलग है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अलग है। ठीक है, दोनों का मतलब अलग है। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या हो गया, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज का मतलब हो गया टोटल चार्ज ऑफ प्रोटॉन, टोटल चार्ज ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। अभी हम सिर्फ न्यूक्लियर चार्ज के लिए लिख रहे हैं बेटा। ठीक है, प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में, ठीक है, टोटल चार्ज कितना प्रेजेंट है वही न्यूक्लियर चार्ज हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हमने ये सोडियम वाला एग्जांपल लिया है जिसमें 11 इलेक्ट्रॉन है, तो 11 प्रोटॉन प्रेजेंट रहे होंगे इसके अंदर। अगर 11 प्रोटॉन प्रेजेंट है तो एक्चुअल में इसका जो न्यूक्लियर चार्ज होगा, ये न्यूक्लियर चार्ज किसके बराबर हो जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज हो जाएगा चार्ज ऑफ 11 प्रोटॉन के बराबर, चार्ज ऑफ 11 प्रोटॉन्स के बराबर। और एक प्रोटॉन का चार्ज किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो 11 ई के बराबर इसका चार्ज निकल कर आ जाएगा। समझ में आ गया? तो ये एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को ई से दिखा देते हैं, तो 11 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज रहेगा, लेकिन पॉजिटिव चार्ज रहेगा, वो हो जाएगा न्यूक्लियर चार्ज। लेकिन हमें पढ़ना है क्या, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो शील्डिंग के कारण क्या होता है, ये पूरे के पूरे 11 प्रोटॉन का चार्ज उस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर नहीं लगेगा। तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज लगेगा उसे हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो अब ये समझते हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मीनिंग क्या है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, नेट चार्ज, नेट चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय आउटर इलेक्ट्रॉन। जिस भी इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें, एक्चुअल में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबके लिए निकल सकता है, ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन के लिए भी निकल सकता है, मिडिल वाले इलेक्ट्रॉन के लिए भी निकल सकता है, और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के लिए भी निकल सकता है। हर किसी के लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अलग अलग आएगा। ठीक, लेकिन हम नॉर्मली बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर ही इफेक्ट देखते हैं। ठीक है, तो नेट चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय आउटर इलेक्ट्रॉन, ये क्या कहलाता है,
ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहलाता है। और ये वैल्यू मल्टी इलेक्ट्रॉन अगर स्पीसीज है तो हमेशा न्यूक्लियर चार्ज से थोड़ी कम होगी। किसके कारण कम होगी? इस शील्डिंग के कारण कम होगी, क्योंकि बीच वाले इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इसके कुछ चार्ज को रोक देंगे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर लगने से। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम कैसे दिखाते हैं, जेड इफेक्टिव, ऐसा लिखते हैं। जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, जेड माइनस सिग्मा, जिसमें हम जेड इफेक्टिव किसके लिख रहे हैं बेटा, इसे बोल रहे हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, इसे क्या बोल रहे हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, लेकिन ये जो Z है ये क्या है, न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, वहीं पर ये जो सिग्मा है ये क्या है, शील्डिंग कांस्टेंट। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा शील्डिंग कांस्टेंट। तो ये शील्डिंग कांस्टेंट एक्चुअल में क्या है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये बीच वाले इलेक्ट्रॉन कितना ज्यादा रोक पा रहे हैं, कितना ज्यादा प्रिवेंट कर पा रहे हैं न्यूक्लियस को उस पर चार्ज एक्सर्ट करने से, उसे बोलते हैं हम शील्डिंग कांस्टेंट। तो टोटल चार्ज में से शील्डिंग कांस्टेंट को अगर अलग कर देते हैं तो जो चीज बच जाएगी उसे हम क्या बोल देंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो एक्चुअल में इसके कैलकुलेशंस भी होते हैं, लेकिन हमें अपने सिलेबस में इसके कैलकुलेशंस नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, बस आपको ये पता रहना चाहिए कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से हमेशा कम रहता है। वो एक ही केस में बराबर हो सकता है, किन के लिए, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए। ठीक है, क्योंकि अभी हमने बोला था सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में कोई शील्डिंग इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में, ठीक है, कोई शील्डिंग इफेक्ट नहीं होता, शील्डिंग कांस्टेंट क्या हो जाता है, 0। तो ऐसे केस में Z इफेक्टिव जो रहेगा वो किसके बराबर, Z के बराबर रहेगा। मतलब न्यूक्लियर चार्ज और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, उस इलेक्ट्रॉन पर कितना फोर्स लगेगा, न्यूक्लियर चार्ज के बराबर ही, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। लेकिन ये सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में होता है। मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में जितने भी दूसरे स्पीसीज होंगे एक इलेक्ट्रॉन वालों को छोड़कर, उनके यहाँ हमेशा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से कम रहेगा, क्योंकि उसमें से सिग्मा की वैल्यू कम हो जाएगी। अब जितना ज्यादा सिग्मा बढ़ेगा उस पर डिपेंड करेगा कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना आता है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब समझ में आया। मतलब हमारे इस पहले वाले एग्जांपल में 11 प्रोटॉन का जो टोटल चार्ज है, ठीक है, उसमें मान लेते हैं कि 3 प्रोटॉन को ये बीच वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है इन्होंने अपना फोर्स एक्सर्ट करने से रोक दिया। ठीक है, तो एक्चुअल में कितने प्रोटॉन अपना फोर्स एक्सर्ट कर पाएंगे, कितना चार्ज एक्सर्ट कर पाएंगे, केवल 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या हो जाएगा हमारा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। समझ में आया, मतलब टोटल न्यूक्लियर चार्ज था 11, सिग्मा जो था हमारा 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो गया, तो क्या बच गया, 8 इलेक्ट्रॉन के बराबर का जो चार्ज रहेगा वो क्या कहलाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ध्यान रखना बेटा, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में डिस्टेंस भी मायने रखता है, हम केवल चार्ज की बात कर रहे हैं कि कितना चार्ज एक्सर्ट होगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर। क्लियर हुआ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ये, फोर्स नहीं है। समझ में आया, ठीक, क्योंकि फोर्स में अगर इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा दूर रहा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम रहेगा, भले इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा रहा। ठीक है, तो हम फोर्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं चार्ज। क्लियर हुआ बेटा ये डेफिनेशन। अब ये देखना, इसमें जिस चीज को हमें पढ़ना है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो है उसका ट्रेंड। पूरे पीरियोडिक टेबल में जब हम अलोंग द पीरियड जाएंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वाली प्रॉपर्टी को बहुत ही ज्यादा यूज करेंगे, डाउन द ग्रुप में नहीं उतना। डाउन द ग्रुप में, क्योंकि उसके बेसिस पर कई बार आपके गलत आंसर निकल जाएंगे, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पर ज्यादातर टाइम, ठीक है, कई बार इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आता, इसलिए कुछ जगहों पर लिखा रहता है नियरली सेम होता है, या कुछ जगहों पर लिखा रहेगा कि डिक्रीज होता है, और डी ब्लॉक में तो इंक्रीज हो जाता है बहुत सारी जगहों पर। ठीक है, तो इसलिए डाउन द ग्रुप जाने के लिए हमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वाली प्रॉपर्टी को यूज नहीं करना है। ठीक है, डाउन द ग्रुप हम दूसरी चीजों से देखेंगे, जब हम प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, रेडियस को, आयनाइजेशन, इंथैल्पी को, तो वहां देखेंगे। लेकिन हम जब भी कोई प्रॉपर्टीज आगे पढ़ेंगे तो रेडियस को या आयनाइजेशन एनर्जी को या इनफैक्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को, तो हम इस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वाला ट्रेंड पढ़ेंगे अलोंग द पीरियड वाला। अलोंग द पीरियड जब भी हम बोल रहे हैं तो हम पीरियोडिक टेबल में किधर से किधर जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। मतलब ये ग्रुप 1 से ग्रुप 17, ग्रुप 18 की तरफ जा रहे हैं। समझ में आ गया, तो जहां पर भी अलोंग द पीरियड लिखा हुआ रहेगा आगे कभी भी, तो उसका मतलब क्या है, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में हम जा रहे हैं।
ठीक है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसे चेंज होगा ये देखना। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट्स का लेते हैं। सबसे शुरुआत में कौन होता है? लिथियम, फिर कौन आता है? बेरिलियम, फिर कौन आता है? बोरॉन, देन कार्बन, देन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन और फिर फ्लोरीन। हम नोबल गैस को नहीं देख रहे हैं क्योंकि वो जनरली रिएक्ट नहीं करते, इनको कंपेयर कर रहे हैं। यहां देखना क्या चेंजेस आएंगे। सबसे पहले लिथियम की बात करें तो इसके अंदर प्रोटॉन्स कितने होते हैं? 3 प्रोटॉन्स होते हैं। इसके पास कितने प्रोटॉन रहेंगे? 3 प्रोटॉन रहेंगे। ठीक है, और कितने इलेक्ट्रॉन शील्ड कर पा रहे हैं? अभी 2 इलेक्ट्रॉन इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को शील्ड कर पा रहे हैं। जबकि जब हम फ्लोरीन पर जाएंगे, ठीक है, अगर फ्लोरीन पर जाएंगे तो इस पर प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? 9 प्रोटॉन हो जाएंगे। ठीक है, और इसमें शील्ड कितने इलेक्ट्रॉन कर पाएंगे? कितने इलेक्ट्रॉन कर पाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन इस एक इलेक्ट्रॉन को शील्ड कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सेम ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन भी अपने ही ऑर्बिट के दूसरे इलेक्ट्रॉन को शील्ड कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ठीक है, हमने ऐसा दे रखा है, बट एक्चुअल में वो अलग अलग ऑर्बिटल में भी सेपरेटेड होते हैं। हमने बहुत सिंपलिस्टिक डायग्राम ड्रॉ करके दिखाया है। ठीक है, अब यहां देखना, अगर हम आगे जा रहे हैं तो हमारे पास दोनों चीजें हो रही है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। पहले इसके पास कितने थे? 3 प्रोटॉन, फिर बेरिलियम के पास 4, बोरॉन के पास 5, धीरे 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 फ्लोरीन तक गए तो कितने प्रोटॉन हो गए? 9 प्रोटॉन हो गए। तो जब हम अलोंग द पीरियड मूव कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो एक्चुअल में क्या हो रहा है? अलोंग द पीरियड जाने पर पहली चीज हम क्या लिख रहे हैं कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। अलोंग द पीरियड जाने पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। न्यूक्लियर चार्ज को हमने किससे शो किया था बेटा? Z से। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है या Z की वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है क्योंकि आपको दिख रहा है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं। दूसरी चीज, शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि पहले 2 इलेक्ट्रॉन शील्ड कर रहे थे, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन शील्ड करे, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6, इसमें 7, और फ्लोरीन पर आने पर कितने शील्ड करने लगे? 8 इलेक्ट्रॉन शील्ड करने लगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम और क्या बोलेंगे कि इसमें शील्डिंग कांस्टेंट भी बढ़ेगा। इसमें शील्डिंग कांस्टेंट भी इंक्रीज होगा। शील्डिंग कांस्टेंट या सिग्मा भी क्या होगा? इंक्रीज होगा, लेकिन सिग्मा का इंक्रीज बहुत ही कम होगा। ठीक है, शील्डिंग कांस्टेंट का इंक्रीज बहुत ही कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि ये सारे इलेक्ट्रॉन जितने भी आ रहे हैं वो एक ही ऑर्बिट में आ रहे हैं, तो एक ही ऑर्बिट में अगर ऐड होगा इलेक्ट्रॉन तो बहुत ज्यादा शील्डिंग नहीं बढ़ती, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन अपने ही ऑर्बिट के दूसरे इलेक्ट्रॉन को उतना ज्यादा शील्ड नहीं कर पाएगा। ठीक है, जबकि अंदर वाले बाहर वाले को बहुत ज्यादा अच्छे से शील्ड कर पाएंगे। समझ में आ गया? तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की बहुत अच्छी शील्डिंग थी, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन के अंदर वालों की बहुत अच्छी शील्डिंग थी, लेकिन ये जो बाहर वाले और जो 6 इलेक्ट्रॉन हैं जो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को शील्ड करें वो उतना अच्छा शील्ड नहीं कर पाएंगे। तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो जरूर, लेकिन बहुत ही कम अमाउंट से बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं? सेम ऑर्बिट में ऐड हो रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना क्या बोल रहे हैं बेटा हम। यहां पर क्या हो रहा है कि शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, ठीक है, बट वो अमाउंट क्या रहेगा? बहुत ही कम रहेगा। ठीक है, क्या बोला हमने? इंक्रीज इन शील्डिंग इफेक्ट अलोंग द पीरियड की बात कर रहे हैं बेटा, ध्यान देना। ठीक है, अलोंग द पीरियड अगर बात करते हैं तो इंक्रीज इन शील्डिंग इफेक्ट इज वेरी लेस। ठीक है, रीजन क्या है? बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड। जैसे जैसे हम लिथियम से बेरिलियम, बेरिलियम से बोरॉन आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं तो जो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन सेम शेल या सेम ऑर्बिट, सेम शेल में ऐड होने के कारण वो बहुत ज्यादा अच्छे से शील्ड नहीं कर पाएंगे। तो बढ़ेगा तो जरूर शील्डिंग इफेक्ट, लेकिन बढ़ेगा बहुत ही कम अमाउंट से। तो हमारा फॉर्मूला क्या था? Z इफेक्टिव इक्वल टू Z माइनस सिग्मा। तो इसमें से जो Z का जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा, एक एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा ऐड हो रहे। ठीक है, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहे हैं जैसे जैसे हम अलोंग द पीरियड जा रहे हैं लिथियम से फ्लोरीन तक। लेकिन सिग्मा में इंक्रीज उतना नहीं है, सिग्मा में इंक्रीज थोड़ा सा ही है, थोड़ा सा ही इंक्रीज है। तो दोनों ही चीजें बढ़ रही हैं, लेकिन ज्यादा कौन बढ़ रहा है? न्यूक्लियर चार्ज। तो हम क्या बोलेंगे? बिकॉज इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज
increase in nuclear charge is more than increase in shielding effect, is more than increase in shielding effect. तो शील्डिंग इफेक्ट से ज्यादा इंक्रीज किसमें? न्यूक्लियर चार्ज में है, और इसलिए अलोंग द पीरियड जाने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। ठीक है, और इसीलिए अलोंग द पीरियड जाने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। ठीक है, अलोंग द पीरियड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? बढ़ेगा। तो बढ़ रहा है, आगे जाने पर जेड भी, सिग्मा भी, लेकिन सिग्मा थोड़ा ही बढ़ रहा है, जेड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, तो जो डिफरेंस होगा वो ज्यादा आते जाएगा हर बार। समझ में आया? ठीक है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? बढ़ेगा अलोंग द पीरियड जाने पर। ठीक, कहने का मतलब यहां पर लिथियम के कंपैरिजन में बेरिलियम पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा होगा, फिर नाइट्रोजन पर और भी ज्यादा होगा, ऑक्सीजन पर और ज्यादा होगा, फ्लोरीन पर और ज्यादा बढ़ जाएगा। और इसलिए दिख रहा होगा उसका साइज थोड़ा मैंने कम दिखाया है। क्यों? क्योंकि जब हम आगे जाएंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा बढ़ेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा बढ़ेगा तो वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर बहुत ही ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा देगा, तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स है अंदर की तरफ खिंच जाएंगे, तो वो जो ऑर्बिट है वो थोड़े छोटे हो जाएंगे। समझ में आया? ठीक है, तो ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का जो ट्रेंड है वो हम अलोंग द पीरियड बहुत ज्यादा यूज करेंगे, डाउन द ग्रुप क्यों नहीं? क्योंकि डाउन द ग्रुप जनरली आपको दो चीजें लिखी हुई मिलेगी, इसको हम यूज नहीं करेंगे बेटा। क्यों नहीं? क्योंकि हर जगह सेम ट्रेंड नहीं होता, और इसकी बेसिस पर अगर आप आंसर निकालने लग जाओगे तो बहुत जगह गलतियां हो जाएंगी। डाउन द ग्रुप जाने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कुछ जगहों पर आपको लिखा हुआ मिलेगा स्लाइटली डिक्रीजेस, ठीक है, या रिमेन्स नियरली कांस्टेंट, नियरली सेम। ठीक है, ऐसा। और इनफैक्ट डी ब्लॉक में अपोजिट ही हो जाता है, उसमें स्लाइटली इंक्रीज हो जाता है, तो वहां कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है इस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के कारण। और इसीलिए ठीक है, हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बेसिस पर डाउन द ग्रुप में कोई प्रॉपर्टी नहीं देखेंगे, हम उसको दूसरे तरीकों से समझेंगे। ठीक है, लेकिन हम अलोंग द पीरियड जरूर यूज करेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को। समझ में आ गया बेटा? इसलिए बहुत सारी जगहों पर आपको रेफरेंस बुक में भी अलग अलग स्टेटमेंट देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसलिए क्योंकि कोई उस थोड़े से डिफरेंस को भी कंसीडर कर लेता है और डी ब्लॉक वाले के हिसाब से नहीं लिखा हुआ रहता, या उसको नियरली कांस्टेंट भी कोई अज्यूम कर लेता है। समझ में आ गया? हाँ, डाउन द ग्रुप जाने पर लेकिन शील्डिंग कांस्टेंट बढ़ेगा, शील्डिंग की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हम नीचे नीचे एटम्स पर जाते जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अगर शील्डिंग कांस्टेंट की बात करें, शील्डिंग इफेक्ट की बात करें, तो ये डाउन द ग्रुप जाने पर, ठीक है, डाउन द ग्रुप जाने पर शील्डिंग इफेक्ट बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? बढ़ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इंटरमीडिएट इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं और बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। आपको पता है कि हमने नीचे वाले जो एटम्स है उनका एटॉमिक नंबर निकालने के लिए हमने पहले 8 ऐड किया था, फिर 18 ऐड किया था, फिर 32 ऐड किया था। ठीक है, तो नंबर ऑफ इंटरमीडिएट इलेक्ट्रॉन्स उसमें ज़्यादा ज़्यादा ऐड होते जाएंगे, तो नंबर ऑफ इंटरमीडिएट इलेक्ट्रॉन बढ़ने के कारण शील्डिंग इफेक्ट डाउन द ग्रुप जाने पर बढ़ता जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, इसको बहुत ज़्यादा यूज नहीं करेंगे डाउन द ग्रुप वाली चीज़ में। हाँ, अलोंग द पीरियड वाला जो ट्रेंड हमने पढ़ रखा है इसे ज़रूर यूज करेंगे बेटा। क्लियर हो गया? ठीक, अब इसके बाद ये सारी प्रॉपर्टीज तो हमने पढ़ ली है, एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं बेसिक से जो हमने अभी टॉपिक पढ़ा उसी पर। क्वेश्चन क्या था? प्लॉट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्सेस जेड इज, कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन कौन सा है बेटा? पहला वाला ऑप्शन ही है। समझ में आ गया? दूसरा एमसीक्यू देखते हैं, बहुत छोटी चीजें हैं बेटा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेंड इज करेक्ट फॉर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अभी पढ़ा हुआ है, लिथियम का ज्यादा होगा क्या बेरिलियम से? नहीं, अलोंग द पीरियड जाने पर बढ़ता है, तो ये तो गलत है। बेरिलियम का कार्बन से ज्यादा होगा क्या? नहीं, कार्बन का ज्यादा होगा बेरिलियम से, अलोंग द पीरियड जाने पर बढ़ता है। फ्लोरीन का ज्यादा होगा क्या लिथियम से? बिल्कुल, फ्लोरीन बहुत आगे होता है, उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा होगा। फोर्थ, लिथियम का ज्यादा होगा क्या फ्लोरीन से? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर निकल कर आ गया। ठीक है, तो ये बहुत छोटी सी चीजें हैं, इन टर्म्स को हमने अलग से क्यों पढ़ा है बेटा? क्योंकि आगे आने वाले जितने भी पोर्शंस होंगे, क्योंकि नेक्स्ट वाले लेक्चर से हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत सारे
प्रॉपर्टीज जिन पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। एक पढ़ेंगे एटॉमिक रेडियस, उस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर पढ़ेंगे आयनाइजेशन इंथैल्पी, उस पर भी। फिर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और सबसे लास्ट में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ठीक है, उसके बाद फिर नेचर ऑफ ऑक्साइड, ये बाकी चीज़ें तो पढ़ना है, लेकिन ये जो 4 मेजर प्रॉपर्टीज है इनको बहुत ज़्यादा हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और जब इन प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे तो आज के लेक्चर में जो हमने टर्मिनोलॉजी यूज़ की है ये आपको पता रहना चाहिए। क्लियर हुआ बेटा? तो आज के लेक्चर को रखते हैं यहीं पर। नेक्स्ट वाले लेक्चर में मिलेंगे एटॉमिक रेडियस वाले कंसेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू बेटा, बाय।